एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथियों। इस वीडियो में जैसे कि पता होगा अभी जो आप लोगों का सीरीज चल रहा है टीआरई 1, 2, 3 और एचएमएचटी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसका यहाँ पे सीरीज चल रहा है साथियों। तो उसी के सीरीज में ये वीडियो 2 होने वाला है। इससे पहले मैंने जियोग्राफी के अंतर्गत में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टीआरई 3, 1, 2 में जो भी सवाल पूछे गए थे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज ऑलरेडी मैं करा दिया हूँ। ठीक है, अगर कि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर पहले चैनल पर सब इससे पहले वाला वीडियोज़ होगा उसको देख लीजिए। इसमें साथियों जो हम लोग देखने वाले हैं जो आपका फिजिक्स से सवाल पूछा गया है बीपीएससी के अंतर्गत में टीआरई में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब हम देखने वाले हैं डिटेल आपका डिस्कशन के साथ में। इसमें अगर के देखिएगा ना टोटल यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है आपका इस एग्ज़ाम्स के अंतर्गत में प्रीवियस ईयर में 66 क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चंस को जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है हम एक वीडियो में यहाँ पे आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो जो अगला वीडियो आएगा केमिस्ट्री का ऐसे ही आएगा और फिर यहाँ पे बायोलॉजी का आएगा। ठीक है, और इसका अगर के PDF चाहिए तो इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, तो जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों, क्योंकि इसका क्वेश्चंस का कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं। इसलिए वीडियोज़ को आप लोग लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और जो भी आपका दोस्त वगैरह है उसके पास भी इस वीडियो को भेज दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियोज़ को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए और देखते हैं क्या कुछ आपका सवाल यहाँ पे पूछा गया था। तो फिजिक्स के अंतर्गत में साथियों पहला सवाल आपसे पूछा गया था। पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, किस चीज़ में प्रयोग होता है। ऑप्शंस देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, पानी के नीचे पहाड़ी को पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई के पता लगाने में। ये जो सवाल पूछा गया है आपका यहाँ पे टीआरई 3 के अंतर्गत में आपका PRT में ये सवाल पूछा गया है। तो ये जो सोनार का प्रयोग किया जाता है ना, ये सभी के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा सोनार जो तकनीक होता है वो पाराध्वनिक, किस चीज़ पर, पाराध्वनिक तकनीक पर यहाँ पे काम करता है। कभी कभी तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट रूप से सोनार का फुल फॉर्म पूछ देता है। तो आप लोग याद रखिएगा जो यहाँ पे सोनार का इसका फुल फॉर्म होता है साउंड, SOUND, साउंड नेविगेशन, NAVIGATIO, नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, एंड रेंजिंग। आप लोग याद रखिएगा ये सवाल भी यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है कि सोनार का फुल फॉर्म्स क्या होता है, तो आपको ये चीज़ भी याद होना चाहिए। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र एक यहाँ पे सदिश राशि होता है। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे बिल्कुल ये राइट उत्तर होगा। ये भी आपका टीआरई 2023 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया। खास ही आप लोग ये भी याद रखिएगा कि कुछ सदिश जो राशियां हैं कभी कभी पूछ देता है, जिसमें आता है आपका विस्थापन, क्या आता है, विस्थापन आता है, फिर आता है यहाँ पे वेग आता है, और उसके बाद ये सब जो यहाँ पे त्वरण आता है, ये सब जो है ना साथियों ये सब सदिश राशि है। आप लोग याद रखिएगा ये सब सवाल भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है। और ये भी याद रखिएगा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका जो इकाई होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। आपको ये सारा चीज़ याद होना चाहिए। अगला सवाल की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो अगला सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या सवाल देखने को मिलेगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जो हवा में नमी मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन B इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये टीआरई 2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद एक दिया गया यहाँ पे हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर याद रखिएगा जो द्रव का घनत्व होता है ना, क्या, द्रव का घनत्व निकालने के लिए यहाँ पे हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और फिर एक दिया गया है एरोमीटर। एरोमीटर जो होता है ये गैसों का घनत्व मापने के लिए काम में आ जाता है, गैसों का घनत्व मापने के लिए ये काम में आया जाता है। तो ये सारा चीज़ जो भी मैं आपको डिस्कशन करा रहा हूँ आपको अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस में जैसे ही आइएगा यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा है कि ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए दिया गया है वोल्ट दिया गया है, वाट दिया गया है, एम्पियर दिया गया है। तो यहाँ पे जो ध्वनि का इकाई को कहा जाता है आप लोग याद रखिएगा उसको कहा जाता है डेसिबल। क्या कहा जाता है, डेसिबल। ऑप्शन में कहीं पे नहीं दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर E इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा वो जो वाट होता है ये शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, ये शक्ति का मात्रक होता है। वही अगर के एम्पियर का देखिएगा तो एम्पियर जो होता है साथियों वो विद्युत धारा का होता है। किसका, विद्युत धारा का होता है। ठीक है, फिर आता है आपका जो वोल्ट होता है, जो वोल्ट होता है ये विभवांतर का मात्रक होता है। किसका, विभवांतर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा कौन किसका यहाँ पे मात्रक होता है।
आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो भी लोग यहाँ पे TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को यहाँ पे GS के लिए संपूर्ण नोट्स चाहिए था, तो मैं आप लोगों के लिए GS के लिए संपूर्ण नोट्स लेकर आ गया हूँ। BPSC का सिलेक्शन किट आपका GS के लिए। इसमें अगर कि आप देखिएगा ना, जो कंटेंट मिलने वाले हैं, जो आपका यहाँ पे 40 मार्क्स के ऊपर में जो आपका सिलेबस होता है उसको कवर्स करने के लिए इसमें जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए होता है सब कुछ हम इसमें ऐड कर रखे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जो इसमें से सवाल पूछा जाता है अमूमन 5 सेक्शन से ही पूछा जाता है, वो सारा 5 सेक्शन को हम इसमें ऐड किए हैं। पहला जो मिलेगा आपको NCERT के क्लास 6 से क्लास 10 तक का आपका नोट्स मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के क्लास 6 से क्लास 10 तक का नोट्स मिल जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो सवाल पूछा जाता है उसका भी आपको इसमें नोट्स हो जाएंगे। BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे और करंट अफेयर रहेंगे। तो आपको पता होगा, मैं 40 नंबर का जब भी स्ट्रेटजी बताता हूँ तो बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो जो जो पढ़ना रहता है ये सारा चीज़ को हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। कंप्लीट ये नोट्स रहते हैं, आप इसको बस नॉर्मली से प्रिंट लगा कर और अच्छे से इसको पढ़ाई कर सकते हैं, और जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे उसका आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको जिनको भी लेना होगा इस कोर्स को, आप SS क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे ऊपर में ही यहाँ पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे ये नज़र आता होगा, BPSC का सिलेक्शन की TRE 4 लिखा होगा या GS नोट्स लिखा होगा। ठीक है, तो आप उसको ले लीजिए। इसको मात्र 299 में आप इसको अवेल कर सकते हैं और इसको प्रिंट आउट निकाल कर बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप 40 नंबर में 30+ मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं, अगर कि आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो। ठीक है, चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। अगला 5वां नंबर सवाल जो साथियों आपसे पूछ रहा है, 5वां नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई क्या है। और ये देखिएगा, जो कैंसिल हुआ था पेपर उससे ये सवाल पूछा गया था। तो आप लोगों को पता होगा, जो यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व होता है ना, ये आपेक्षिक घनत्व किसी के सापेक्ष में निकाला जाता है, इसीलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट उत्तर होगा। अगला सवाल 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का पहचान किया जाता है। यानी कि जो विद्युत धारा यहाँ पे बहती है उसको किस तरीके से मापते हैं, यानी कि विद्युत धारा किससे मापते हैं, तो उसको अमीटर से मापते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और छोटे विद्युत धारा को यहाँ पे मापने के लिए कभी कभी पूछ देता है ना कि इसका उपयोग किया जाता है। तो जो छोटे धारा का यहाँ पे मापने के लिए उपयोग होता है, छोटे धारा का विद्युत धारा को, वो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति का तीसरे नियम का प्रयोग करता है। साथियों, न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या करता है, कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जिस फोर्स से किसी चीज़ को आप इधर से अपना फोर्स लगाते हैं, वो भी जो आपका सामने वाला पदार्थ है वो भी उतना ही आप पे फोर्स लगाता है। तो ये जो लागू होता है ना, ये ऑप्शन में देखिएगा, तो ऑप्शन अंतरिक्ष रॉकेट जो यहाँ पे छोड़ा जाता है जियो स्टेशनरी से, तो वहाँ पे ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होता है। इसके पीछे बहुत सारा यहाँ पे 2-3 और उदाहरण पूछा जाता है। जैसे बंदूक से जो हम गोली चलाते हैं तो वहाँ से जो आपका न्यूटन्स का लॉ लागू होता है वो थर्ड लागू होता है। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेता है कि नाव से जब हम कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर निकल जाता है, तो उसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होता है। आप लोग ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। आपको पता होगा, घर्षण के लिए जो जितना ही रगड़ाएगा उससे ज़्यादा ही वहाँ पे घर्षण उत्पन्न होगा, और जो जितना ही कम रगड़ाएगा उससे वहाँ पे उतना ही कम घर्षण उत्पन्न होगा। तो अगर के फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण देखिए, यहाँ पे इसका राइट उत्तर होगा, क्योंकि ये रोल करते हुए जा रहा है, ना कि इसको रगड़ते हुए जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये आपका TRE 2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। साथियों, जो ये प्रकाश तरंगे होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ये प्रकाश तरंगे ना, यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे भी होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती है। तो ठीक है, तो ए और सी दोनों हो जाएगा, इसीलिए जो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो प्रकाश तरंगे होती हैं क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी होते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती है। आप लोग इसको दोनों याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा, आपसे सवाल पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है। यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य किसका
का होता है तो वो जो होता है परावैंगनिक किरण का होता है, यूवी रे का होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये आपका यहाँ पे TRA 3 के अंतर्गत में सवाल पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कि मानव कान की श्रवण प्रास क्या होती है। साथियों देखिए, यहाँ पे जो श्रवण की क्षमता होती है मनुष्य का वो 20 हर्ट्ज से लेकर यहाँ पे 20,000 के बीच में ये होता है। ठीक है, कितना? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। इसी को श्रव्य ध्वनि भी बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर होगा। अगर के इससे कम जो ध्वनि होंगी उसको यहाँ पे अश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, उसको हम सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे 20,000 से अधिक का जो ध्वनि होता है, 20,000 से जो अधिक का यहाँ पे ध्वनि होता है उसको प्राश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, उसको भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो ये तीनों चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चमगादड़ वगैरह जो होते हैं वो 20,000 से अत्यधिक यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर क्वेश्चंस, जो कि यहाँ पे हेड मास्टर में पूछा गया था ये सवाल कि ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, जब यहाँ पे अभिक्रिया होता है तो उसमें दो तरीके की होती है। एक में क्या होता है कि ऊष्मा का जो शोषण होता है, क्या होता है? शोषण होता है। और दूसरा क्या होता है कि ऊष्मा का वहाँ पे उत्पन्न होता है। जब ऊष्मा उत्पन्न होता है किसी भी अभिक्रिया से तो उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं, और जिससे ऊष्मा शोषित होता है, अंदर जाता है, उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल आता है 13 नंबर क्वेश्चन की पूछ रहा है आपसे कि फ़ारेनहाइट पैमाना पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो ये जो परम शून्य मान होता है ना, अगर के इसको हम नॉर्मली देखते हैं तो जो ये डिग्री सेंटीग्रेड में जो होता है यहाँ पे जो क्या होता है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब एग्जैक्ट देखिएगा NCERT वगैरह में लिखा रहता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगर कि उसी को हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो उसका जो मान होता है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका TRA 2 के अंतर्गत में पेपर 2 में ये सवाल पूछा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा साथियों 14 नंबर क्वेश्चन, इसका जो PDF है, PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो जाकर वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है तो उस तापमान को क्या बोलते हैं? उस तापमान को जो बोला जाता है ना वो क्यूरी तापमान बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। जब कोई भी पदार्थ जो होता है फेरोमैग्नेटिक से पैरोमैग्नेटिक यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, क्यूरी तापमान साथियों वो गुण होता है कि जो अपना चुंबकत्व का शक्ति खोकर खुद चुंबक बन जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका यहाँ पे क्यूरी तापमान से ये सब पॉसिबल हो पाता है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे जो 15 नंबर क्वेश्चंस दिया गया है, 15 नंबर क्वेश्चंस क्या दिया गया है कि कृषिका एक उच्च तापक्रम टीके पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापमान पर कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में क्या होगी? आपको पता होगा E जो यहाँ पे समानुपाती होता है T के पावर 4 होता है। अगर हम इस फॉर्मूला में बैठाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका ये राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि TRA 2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक बरसाती दिनों में क्या होता है। अगर के देखिएगा ऑप्शन ए दिया है कि शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। नहीं, यहाँ पे शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में कम दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, जो कि BPSC ने यही उत्तर लिया था। यहाँ पे TRA 2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था आपका। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं पिघलता है, क्योंकि जो आधार पे होता है ना संपूर्ण जो उसका हिमानी होता है उसका लोड आता है, उसका दबाव आता है, तो इसीलिए बॉटम पे सबसे ज़्यादा दबाव रहता है, इसी की वजह से वो ज़्यादा यहाँ पे पिघलता है। तो अगर के यहाँ पे ऑप्शंस में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर होगा। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे 18 नंबर सवाल पूछ रहा है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है। अगर आप ऊंचाई पर लेके जाते हैं तो सब्जी जल्दी से वहाँ पे नहीं पकती है, उसमें समय लगता है। तो उसका यही मतलब है कि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम यहाँ पे घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रदीप्ति ट्यूब में
प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रदीप्ति ट्यूब होता है आपको पता होगा मरकरी और यहाँ पे ये अक्रिय गैस एक आर्गन का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये भी सवाल आपका जो कैंसिल हुआ था पेपर TRA 3 के अंतर्गत में, उसमें ये सवाल पूछा गया था, भूलिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चंस। 20 नंबर क्वेश्चंस में साथियों जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में स्थित होता है। तो इंद्रधनुष जो होता है ना, हमेशा ही सूरज जिधर भी रहे उसका विपरीत दिशा में निकलता है। आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी दिया गया। और जो इंद्रधनुष होता है हमेशा दो प्रकार का होता है, प्राइमरी इंद्रधनुष और सेकेंडरी इंद्रधनुष। जब साइंस हम पढ़ाएंगे थ्योरी पोर्शन तो उसमें आपको ये बताएंगे। ये सवाल देखिएगा तो आपको हेडमास्टर के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण उपयोग किया जाता है। अब ये ENT दिया गया है तो आपको पता होगा EAR, ईयर होता है, नोज होता है और यहाँ पे थ्रोट होता है, ठीक है। जो आँख और गला का जो डॉक्टर होते हैं, आँख नाक गला का कान और नाक गला का जो डॉक्टर होते हैं उसमें यहाँ पे ENT का प्रयोग किया जाता है। ENT उनको डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। और उसमें जो यूज होता है समतल दर्पण का यूज होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये NCERT में भी एज इट इज सवाल दिया गया है तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला सवाल है 22 नंबर क्वेश्चंस। 22 नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछ रहा है कि किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस लगाना पसंद करेंगे। ये TRA 3 के अंतर्गत में 11-12 में सवाल ये पूछा गया था जनरल पेपर में। तो उस समय जब हम यहाँ पे छोटी दूरी के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो यूज करते हैं वो 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो अगर ऑप्शंस में देखिएगा तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे इसका राइट होगा। अब देखिए 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो जब मानव आँख के जो दृष्टि पटल होता है साथियों, उस पर ये प्रतिबिंब बनता है। और वो प्रतिबिंब किस तरीक़ा से होता है? तो उल्टा एवं वास्तविक होता है, ठीक है। उल्टा एवं वास्तविक। कभी कभी सवाल भी पूछा जाता है कि जो मानव दृष्टि पटल पर यानी कि रेटिना पर जो ये प्रतिबिंब बनता है वो किस तरीक़ा से बनता है, तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। और जो कॉर्निया है कभी कभी पूछ देता है कि जो यहाँ पे नेत्र दान किया जाता है उसमें आँख का कौन सा भाग को दान किया जाता है, तो यही कॉर्निया को किया जाता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा पूछा गया है कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो जो वहाँ पे उसका परिवर्तन होता है ना, उसके सिलियरी मसल्स में परिवर्तन के कारण ये परिवर्तन हो जाता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, जो कि आपके TRA 3 में सवाल पूछा गया था। ये भी TRA 3 के अंतर्गत में PRT में सवाल पूछा गया था कि क्या सवाल पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पे कि वाहनों के साइड में ट्रैफिक को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का यूज किया जाता है। अब देखिए, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो साइड में चीज़ों को देखने के लिए यूज किया जाता है वो उत्तल दर्पण का यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब कुछ हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण का यहाँ पे यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा, जो अवतल दर्पण का यूज होता है जैसे टॉर्च हो गए, ठीक है, टॉर्च हो गए, सर्च लाइट हो गए। सर्च लाइट ये सवाल पूछा जाता है, सर्च लाइट हो गए, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग हो गए। हेड लाइट हो गए, हेड लाइट, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ आपको कि आपको प्रॉब्लम ना हो। हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट में जो यूज होता है वो भी आपका अवतल दर्पण होता है। जो यहाँ पे नाई के दुकान पर जब जाते हैं तो शेविंग जो करते हैं, जो जिसमें आप चेहरा देखते हैं, तो शेविंग दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है आपका अवतल दर्पण का। तो ये सारा कुछ आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 26 नंबर में क्या पूछ रहा है कि 2 कैंडेला का एक के समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। यानी कि 2 कैंडेला का कोई चीज़ है और वो पूछ रहा है कितना फ्लक्स यहाँ पे निकलता है। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे जो फाई बराबर क्या होता है, 4 पाई
गुणे आई होता है। और आई के वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, तो ये टोटल कितना मान निकालेगा, 8 पाई। ऑप्शन नंबर 8 ल्यूमेन जिसको बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर साथियों सवाल पूछ रहा है कि प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परीक्षण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। पूछ रहा है कि कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। तो जो सबसे अधिक यहाँ पे विचलित होता है, आप लोग याद रखिएगा, कौन सा, बैगनी रंग है। और यही रंग जो सबसे अधिक अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, वो भी बैगनी रंग ही होता है। आगे सवाल देखने को मिलेगा, ये आपका TRA 3 के अंतर्गत में सवाल पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे जो प्रिज्म से जो प्रकाश गुजारते हैं वो 7 रंगों में विभाजित होती है, आपको पता होगा, उसको डिनोट करते हैं। एक होता है विबगयोर, VIBGYOR, विबगयोर मतलब वायलेट हो गया, इंडस हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड यहाँ पे रंग निकलते हैं उससे जब प्रकाश को यहाँ पे प्रिज्म से गुजारते हैं। तो 28 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में। सबसे बेहतरीन सवाल है 28 नंबर में कि एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है कितनी, यानी कि नेत्र लेंस की नाभिक दूरी बताना है तो वो जो होता है 2 सेंटीमीटर होता है। बहुत सारे लोग जब एग्जाम्स देने गए थे वहाँ 25 सेंटीमीटर मार दिए थे, तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम देखने की दूरी होती है, न कि आपका यहाँ पे नाभिक दूरी होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछ रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला प्रकाश कौन सा है। अभी तुरंत मैंने बताया वो जो सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला प्रकाश है वो बैगनी होता है। ठीक है, तो बैगनी आपको अपरिवर्तित मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल रहा होगा कि ये क्या होता है, तो उसको अंग्रेजी में रिफ्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्ट। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये TRA 2 के अंतर्गत में ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चंस। 30 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा है, देख लीजिए किसी से सवाल दिया गया है। क्या दिया गया है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को के नाम से जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों, जो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है उसको मायोपिया के नाम से जानते हैं। कौन सा, मायोपिया। और जो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष होता है उसको हाइड्रोपिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में देखिएगा तो आपको कहीं भी नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है नहीं बदलता है। आपको पता होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका जो होता है आवृत्ति चेंज नहीं होता है, बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये TRA 2 के अंतर्गत में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आपका देखिएगा तो यहाँ पे TRA 2 के अंतर्गत में ये भी सवाल पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया है कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शी होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। याद रखिएगा ये चीज़, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा कि जब यहाँ पे प्रकाश बिखरता है तो वो अस्पष्टता यानी कि उसके आगे की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा 33 नंबर क्वेश्चंस कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है और पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। किसके जैसा काम करेगा, तो इसका जो यहाँ पे चीज़ें होंगी उत्तल लेंस की तरह, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है इसका राइट उत्तर होगा, जो कि आपका TRA 2 के अंतर्गत में ये सवाल यहाँ पे पूछा गया था आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो अभी तुरंत मैंने बताया जो उसका आपका प्रतिबिंब बनता है साथियों वो दृष्टि पटल पे बनता है। दृष्टि पटल यानी कि यहाँ पे क्या होता है, वो रेटिना होता है। रेटिना पर जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। अब लोग याद रखिएगा ये दोनों चीज़, दोनों में से सवाल पूछा जाता है। ये सवाल आपका TRA 2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में जैसे ही आइएगा पूछ रहा है आपसे कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री का कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है। आपका प्रकाश का इस सवाल को पढ़ने के लिए प्रकाश के परावर्तन के नियम जानना होगा। साथियों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा नियम होते हैं, 2 नियम। एक होता है कि मान के चलिए कोई तल हो गया, कोई यहाँ पे
आपतित प्रकाश आ रहा है और बीच में होता है अभिलंब और वो एक होता है यहाँ पे परावर्तित किरण। तो ये जो तीनों सतह होते हैं ना, एक सतह में होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और आपतित किरण और आपतन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जब 30 डिग्री से यहाँ पे ये किरण आ रहा है तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट भी होगा वो 30 डिग्री से ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। आप लोग याद रखिएगा, TRA 2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे 36 नंबर की क्वेश्चन। 36 नंबर में क्या आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस में उच्च ऊर्जा होती है। तो जो उच्च ऊर्जा होती है नीले प्रकाश में होती है। अगर के ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो बाई ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बोलेंगे गलती बता दिए मास्टर साहब। यहाँ पे बाई ऑप्शंस देखिएगा नीला प्रकाश होगा, लेकिन अगर के आपको इसमें बैंगनी के लिए दे देता तो सबसे जो उच्च प्रकाश साथियों जो होता है वो बैंगनी कलर में होता है। आप लोग याद रखिएगा, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है इसीलिए यहाँ पे नीला प्रकाश होगा और BPSC ने भी यही इसका उत्तर लिया था। ठीक है, अगला सवाल 37 नंबर की क्वेश्चन देख लीजिए। 37 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंग कौन सा है। अभी तुरंत मैंने बताया जो अधिक अपरिवर्तित वाला रंग होता है वो कौन सा होता है, वो बैंगनी रंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग राइट उत्तर कर लीजिएगा इसको। ठीक है, साथ ही साथ इसको अधिक विचलित होने वाली भी रंग होता है, कौन, यही अधिक विचलित। ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर की क्वेश्चन। 38 में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल पूछ रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो अवतल दर्पण के यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, क्या बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है और यहाँ पे उल्टा बनता है। ऑप्शन में देखिएगा कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट उत्तर होगा। ये TRA 3 के अंतर्गत में जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था। 39 नंबर सवाल में हम आते हैं। ठीक है, 39 में जैसे ही आइएगा पूछ रहा है आपको कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो आकाश में यहाँ पे तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये कैंसल्ड पेपर में सवाल पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए। हेडमास्टर की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है। तो इंद्रधनुष जो बनता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है और परावर्तन के कारण भी बनता है, दोनों के कारण ये बनता है। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो यही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा गया है। अगला सवाल है 41 नंबर की क्वेश्चन कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा प्रतिपादित करते हैं। तो जो दो आवेशों के बीच अगर के आप लोग 12th में पढ़े होंगे कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ के द्वारा इसको दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। हेडमास्टर की परीक्षा 2024 में ये सवाल पूछा गया था। 42 नंबर सवाल अब देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके स्क्रीन पर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए क्या उत्तर होगा इसका। ठीक है, जो फैंसी खिलौने में प्रयोग किया जाने वाला जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है, यानी कि जो खिलौना में लगाया रहता है डायोड, उस कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करता है, आप लोग याद रखिएगा। वो जो करता है वहाँ पे विजिबल लाइट करता है, दृश्यमान प्रकाश करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। ये देखिए 2 बार सवाल पूछा गया है, एक तो TRA 3 के अंतर्गत में पूछा गया है और हेडमास्टर के भी एग्जाम्स में ये सवाल को पूछा गया है। अब देख लेते हैं कुछ इसका यूज। रेडियो तरंगे का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। रेडियो तरंगे का जो यूज होता है साथियों, रडार के रूप में होता है, टेलीविज़न के रूप में होता है, टेलीविज़न के रूप में यहाँ पे रेडियो तरंगे का उपयोग किया जाता है। यूवी किरण जो होता है वो सूर्य से निकलता है, परावैंगनिक किरण आपको पता होगा, तो यहाँ से आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो यूवी किरण होता है ना, वो क्या होता है, वो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन तरफ जैसे ही आते हैं कि सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। आप लोग स्ट्रीट लाइट का बात सुने होंगे, देखे होंगे। जो स्ट्रीट लाइट होता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सवाल बहुत बार पूछा जाता है, या उसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा हमेशा से ही उसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि अत्यधिक लाइट देता है। अगर किसी भी स्रोत को श्रेणी क्रम में हम जोड़ देंगे तो जितना प्रकाश आपको, जैसे लाइट ही है,
5 लाइट है मान के चलिए, 5 लाइट करके एक को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, दूसरा को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो जो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना उसमें आपको लाइट कम आएगी, सब जो भी बल्ब्स बनेंगे लो मीडियम में बनेंगे। वही अगर हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो भी आपका इफिशियंसी होगा लाइट का उतना फुल इफिशियंसी के साथ में जलता है। बाकी कैसे जोड़ते हैं क्या जोड़ते हैं आपको साइंस पढ़ने होंगे तब ये चीज़ें पता चलेंगी। 44 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो गैर ओमिक का प्रतिनिधित्व करता है याद रखिएगा वो कौन करता है, टॉर्च बल्ब करता है। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका जो री एग्जाम हुआ 6 to 8 में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल 45 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर काम करता है। विद्युत धारा का जो फ्यूज होता है, फ्यूज मतलब गाँव घर में अगर के आपके पास होगा तो MCB का नाम सुने होंगे। MCB देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा लाइट एक बैग वोल्टेज आता है तो MCB अपने आप यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है, MCB अपने आप गिर जाता है। ये तो खैर मॉडर्नाइज वर्जन हो गया है MCB। पहले क्या होता है कि जो बोर्ड में होता था ना, बोर्ड में एक लंबा तार देके उसके अंदर में डाल दिया जाता था। तो ये तो जो मॉडर्न अभी आ गया समझिए कि टेक्नोलॉजी, तब MCB आ गया। पहले वही होता था, उसमें एक तार फंसाया रहता था कि जब भी यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होता था ना तो वो गर्म होकर तरवा जल जाता था, यानी कि ताप बढ़ जाता था। इसीलिए जो यहाँ पे जो फ्यूज होता है उसी को फ्यूज बोलते हैं। वही जो फ्यूज होता है ना विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है, क्योंकि एक बैग अगर के वोल्टेज ज़्यादा आता है तो वो जो तार होते हैं वो तार पिघल कर गिर जाते हैं, जिससे जो आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो जलते नहीं है, बच जाते हैं। 46 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। 46 नंबर में सवाल पूछ रहा है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बातें यही है कि ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये नॉर्मल एग्जाम में भी बहुत बार यहाँ पे सवाल पूछा गया है और आपका टीचर्स एग्जाम में भी ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि ये भी देख सकते हैं TRE 3 के अंतर्गत में ही यह सवाल पूछा गया है। अगला सवाल 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हैं, जल्दी से जवाब देते चलें। अगला 47 नंबर सवाल है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो विद्युत विभव मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो गैल्वेनोमीटर के भी किया जाता है और वोल्ट मीटर के भी किया जाता है। तो विद्युत विभव में उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, शुरू जो BPSC यहाँ पे ये TRE 3 के अंतर्गत में ही सवाल शायद पूछा गया था। शुरू जो BPSC ना इसका आंसर ना वोल्ट मीटर केवल लिया गया था, लेकिन जब यहाँ पे फाइनल आंसर की जब जानकारी किया ना तो इसको फिर रिवाइज करके यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक कर दिया था। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, डायोड क्या होते हैं। डायोड जो होते हैं ना दृष्टकारी के रूप में काम करते हैं और धारा को हमेशा एक दिशा में बहने के लिए लगाया जाता है। ऐसा ना हो कि धारा दोनों दिशा में बहने लगे, तो इसीलिए डायोड का यहाँ पे यूज किया जाता है दृष्टकारी के रूप में। ठीक है, अगला सवाल की तरफ आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन 49 आपसे पूछ रहा है कि यदि J जूल, C कूलाम है और A एम्पियर है तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा। ठीक है, जैसा कि पता होगा विभवांतर का नॉर्मली जो SI मात्रक होता है यहाँ पे क्या होता है आपका वोल्ट होता है। ठीक है, और के V बराबर भी देखिएगा तो यहाँ पे जो होता है जूल, सॉरी यहाँ पे कुल मैं लिख रहा हूँ, जूल बटा में क्या होता है कूलाम होता है, जूल बटा में कूलाम। तो अगर के C के पावर -1 हो जाएगा जब ऊपर में यहाँ पे इसको J से डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं तो J प्रति C इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर में A और B दोनों हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D आपका। ठीक है, TRE 2 के अंतर्गत में ये सवाल आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है भैया, बताना है आपको, जल्दी से बताइए। सबसे पहले हम आपको प्रतिरोध R बराबर बोलते हैं। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध L और यहाँ पे चालक की जो लंबाई होती है बटा में A। तो यहाँ पे डायरेक्ट रूप से देखिएगा जो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, समानुपाती होती है। तो समानुपाती उसके लंबाई की होती है। तो समानुपाती यहाँ पे लंबाई कौन सा है, ऑप्शन नंबर C में दिया है लंबाई पर। और जो क्षेत्रफल होता है उसके यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसीलिए ये नहीं होगा, आपसे समानुपाती पूछ रहा है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ें होती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। TRE 2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल की तरफ जैसे ही आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में साथियों आपसे पूछा था
था सवाल कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। आपको भी पता होगा कि एक परिपथ में जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, सबसे इजी सवाल TRA 3 के अंतर्गत में TRA कैंसल जो पेपर हुआ था, आपसे बच्चा वाला पूछ लिया था कि उसको बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है, अगला सवाल है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर सवाल में साथियों आपसे पूछ रहा है कि किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। ये भी देखिएगा TRA 3 कैंसल्ड पेपर में सवाल पड़ता है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया गया है IR², इसको यहाँ पे डिनोट नहीं करता है। अगला सवाल है कि लेंस के नियम के व्युत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग किया जाता है। जो लेंस का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह काम करता है। अगर के ऑप्शंस में देखिएगा तो कहीं भी नहीं दिया गया, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये TRA 3 के अंतर्गत में ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाली सामग्री कौन सा है। तो विद्युत चुंबक का जो कोर बनाया जाता है, यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो यहाँ पे यूज होता है, वो नरम लोहा का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सही है। TRA 2 के अंतर्गत में ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चंस। 55 नंबर क्वेश्चंस में जैसे ही आइएगा साथियों, आपसे सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो जो विद्युत चुंबकीय नहीं से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा विद्युत चुंबकीय है। तो याद रखिएगा रेडियो तरंगे। कौन सा? रेडियो तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, रेडियो तरंगे हो गया, सूक्ष्म तरंगे हो गया, सूक्ष्म तरंगे हो गया, और यहाँ पे जो है चीज़ें औरक तरंगे हो गया, औरक तरंगे, औरक तरंग हो गया, और एक्स किरण हो गया, एक्स किरण हो गया। ठीक है, ये सब जो चीज़ें मैंने बताएं ये विद्युत चुंबकीय की तरंगे होती हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो ऑप्शन पे देखिएगा आपसे यहाँ पे दिया गया है, और ऑप्शन नंबर बी अल्फा किरण। इसमें विद्युत चुंबकीय में गामा किरण भी ले लीजिए, गामा किरण भी यहाँ पे होता है विद्युत चुंबकीय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर सवाल देखिए। 56 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है। तो शरीर में से जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ये धनावेशित हो जाएगा। हेडमास्टर के एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा गया था। 57 नंबर सवाल है साथियों कि किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है। तो ये जो क्रांतिक द्रव्यमान होता है श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। आपका TRA की एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था। 58 नंबर सवाल पूछा गया है आपसे कि रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो जो यहाँ पे धनात्मक रूप से आवेशित कण है वो है अल्फा कण। TRA 2 के अंतर्गत में ये सवाल आपसे पूछा गया था। अगला सवाल है 59 नंबर क्वेश्चंस की नाभिकीय रिएक्टरों में DTO का उपयोग होता है। DTO मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब जो होता है क्या होता है, कभी कभी बोल देता है भारी जल। तो ये होता है भारी जल। भारी जल का नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में यूज किए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला 60 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है। तो जो उसका कुल ऊर्जा होती है वो स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। ये भी सवाल आपका TRA 2 के अंतर्गत में पूछा गया सवाल है। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है। कहाँ पे घूमता है भाई, कितना ऊपर जाके घूमता है। आपको पता होगा जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होते हैं वो अंतरिक्ष में होते हैं और पृथ्वी के सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर जाकर वहाँ पे ये घूमते रहते हैं। तो 36,000 किलोमीटर एक स्थिर ऊंचाई हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी आपका TRA के अंतर्गत में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल आता है 62 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण है, यानी कि सबसे कमज़ोर है। इंट्रैक्शन होता है अन्योन्य क्रिया, आप लोग याद रखिएगा। तो जो ये गुरुत्वीय बल होता है सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। TRA 2 के अंतर्गत में ये आपका सवाल पूछा गया था। अगला सवाल आता है यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप को क्या कहा जाता है। ये जो सवाल संबंधित है आपका ह्यूमन
ब्रेन से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है न्यूरॉन्स में बात हो रही है। ठीक है, मानव मस्तिष्क की इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा? गैप को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आता है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा, आपसे हेड टीचर के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में अर्धचालक सेमी कंडक्टर है, तो कौन सा सेमी कंडक्टर है? जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, ये जब जो चीज़ें हैं साथियों वो सेमी कंडक्टर हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? सिलिकॉन इसका आपका राइट उत्तर हो जाएगा। जो सेमी कंडक्टर का यूज होता है ना, जो कंप्यूटर्स वगैरह हो गए या इलेक्ट्रॉनिक जो सामान बनता है ना, छोटे छोटे सामान, उसमें यहाँ पे सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रेन कोट और टेंट के वाटर प्रूफ गुण किसके कारण से होता है? तो जो किसी भी चीज़ का जो वाटर प्रूफ होता है ना, उसका सतह का बनावट किस वजह से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ये आपका ये राइट उत्तर हो जाएगा। ये भी हेड टीचर में ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो ये जो काम करती है, ऑप्शन देखिएगा, केसिका क्रिया, बर्नौली सिद्धांत, पास्कल सिद्धांत, किस पे काम करता है? तो ये जो काम करता है ये बर्नौली सिद्धांत के रूप में काम करता है। बर्नौली सिद्धांत क्या होता है कि बंद डब्बा यानी कि जैसे पाइप हो गया, पाइप के अंदर में जो द्रव, बहता हुआ द्रव होता है, द्रव यानी कि याद रखिएगा हमेशा बहता हुआ द्रव का यहाँ पे दबाव मापने के लिए यहाँ पे ये काम में लिया जाता है बर्नौली सिद्धांत। इसके ऊपर में हम वीडियोस बनाएंगे आपको जब थ्योरी पढ़ाएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन से देखिए दिया गया है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेलता है? तो जो सबसे अत्यधिक यहाँ पे भार जब भी आपको आरोपित करना होगा, तो छोटे से क्षेत्र पर जब भी कोई चीज़ लगाते हैं, अब जैसे मान के लिए एक सुई को चुभाते हैं या किसी को रॉड को चुभाते हैं, तो सबसे पहले कौन ज़्यादा भार लगाएगा, कौन सबसे चुभेगा? तो वो पिन चुभेगा, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल होता है कम होता है और सीधे खड़ा रूप में होता है, यानी कि जो खड़े होते हैं व्यक्ति उसमें जो है यहाँ पे सबसे अधिक भार धकेलता है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल के अब यहाँ से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री को हम नेक्स्ट वीडियो, कल का वीडियोस में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और अगला कौन सा वीडियो चाहिए साइंस के बाद ये भी हम आपको बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। बाय बाय।